સત્યમેવ જયતેના મંચ પર આ વખતે એક એવા આઈપીએસ ઓફિસર આપણા મહેમાન બન્યા છે કે જેમની વિચારધારા સમાજ માટે કંઈક ઉત્તમ કાર્ય કરવાની છે। વર્ષ 2016ની બેચના આ ડાયરેક્ટ આઈપીએસ ઓફિસરનું નામ છે પ્રવીણ કુમાર મીણા। મૂળ રાજસ્થાન જયપુરમાં જન્મેલા અને ગુજરાતમાં આઈપીએસ અધિકારી તરીકે સેવા બજાવતા આ ઓફિસરનો જીવન મંત્ર છે કે નામ કમાને से बेहतर है कि काम कमाए। आईपीएस प्रवीण कुमार मीणा परिवार विषे बात करिए तो तेमना पिता RL मीणा इंडियन रेवन्यू सर्विस में अधिकारी हता अने माता गृहिणी तरीके पोताना परिवार ने साचववानी जवाबदारी निभावता हता। आईपीएस प्रवीण कुमार मीणाए अभ्यासकाल दरमियान मोटी कंपनी में खानगी नौकरी करीने खूब रूपिया कमावानी इच्छा धरावी हती, जेमां प्राथमिक तबक्के तेमने सफलता पण मळी, परंतु तेमना लोहीमां रहेली देश सेवानी भावनाए तेमना विचारोने बदली नाख्या અને પ્રવીણ કુમાર મીણા સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરવા લાગી ગયા। વર્ષ 2016ની બેચના ડાયરેક્ટ આઈપીએસ તરીકે પ્રવીણ કુમાર મીણાની નિમણૂક થઈ। આઈપીએસ પ્રવીણ કુમાર મીણાએ આઈઆઈટી મુંબઈથી અભ્યાસ કર્યો છે, જેથી તેઓ તપાસમાં પણ ભરપૂર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અનેકવાર સફળતાઓ હાંસિલ કરી છે અને પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે અનેક ચેલેન્જિંગ ટાસ્કમાં અકલ્પનીય અચીવમેન્ટ મેળવી સરકાર અને ડિપાર્ટમેન્ટની પ્રશંસા પણ મેળવી છે। तो चालो सीधा ज बात करिए टेक्नोक्रेट आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार मीणा साथे के जेओ आजे मंतव्य न्यूज़ना विशेष कार्यक्रम सत्यमेव जयतेना मंच पर मेहमान बन्या छे। नमस्कार, मंतव्य न्यूज़ना विशेष कार्यक्रम सत्यमेव जयते में हूँ विशाल मेहता आपनु स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे एक एवा अधिकारी साथे मुलाकात करीशुं के जेमने टेक्नोलॉजी में नानपणथी ज इंटरेस्ट हतो, पण तेमणे समाज अने देश माटे कंईक एवुं करवुं हतुं के जेना कारणे तमामने तेनो लाभ मळे અને આખરે તેમણે તેમના ગોલને એચીવ કર્યો અને આજે તેઓ આણંદ જિલ્લામાં જિલ્લા અધિકારી તરીકે પ્રસ્તાવિત છે। જી હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આઈપીએસ પ્રવીણ કુમાર મીણાની, જે આજે મંતવ્ય ન્યૂઝના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં મહેમાન બનીને આપણી સાથે હાજર છે। મીણા સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું મારા શોમાં। મીણા સાહેબ, ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો પોલીસનું જે કામ છે તે ખૂબ જ ટફ છે। શું કહેશો કે જે પહેલાંનું પોલીસિંગ છે અને અત્યારનું પોલીસિંગ છે? આપ 2016ની બેચના આઈપીએસ ઓફિસર છો, પહેલાંના જે અધિકારીઓની કામ કરવાની પદ્ધતિ હતી અને અત્યારની જે પદ્ધતિ છે, કેટલો ફરક આવ્યો છે? बहुत फ़र्क आया है। आप जैसे देखेंगे क्राइम्स हैं वो भी इवॉल्व होते जाते हैं, वो भी चेंज होते जाते हैं। तो साइबर क्राइम का रोल बहुत बढ़ गया है। जो कन्वेंशनल क्राइम्स थे उसमें भी अगर आप देखें तो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जैसे जैसे टेक्निकल इंटेलिजेंस पे पुलिस की डिपेंडेंस बढ़ी है, तो हमें जो पुलिस फोर्स में जो रिक्वायरमेंट थी, जो पिछले 10 साल में आप कह लीजिए कि टेक्निकली थोड़े साउंड जो लोग थे उनकी रिक्वायरमेंट भी पुलिस में बढ़ गई है। जबकि जो पुराना रिक्रूटमेंट था उसमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान कम दिया जाता था। तो इवॉल्व तो बहुत कुछ हो रहा है। और अभी जो मेरे नज़र में, जब मैं आनंद जिले में जब से आया हूँ, मैंने काफ़ी सारे डिटेक्शंस में खुद थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो कन्वेंशनल टाइप के क्राइम्स थे, जैसे कि जो चेन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया या घर फोड़ हो गए, इसमें लोग अब टेक्निकल इंटेलिजेंस के जो सोर्सेज होते थे, जो हमारे क्लूज़ होते थे, उनको अवॉइड करने लग गए हैं। और अब उन पे फिर से एक जो होता है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कह लीजिए या सीसीटीवी पे जो डिपेंडेंस है वो हमारी बढ़ गई है। सर, टेक्नोलॉजी में आपको बचपन से ही इंटरेस्ट था, आप पहले से ही टेक्नोलॉजी के साथ पले बड़े हो, और पहले आप जब शुरुआत में आपका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, कैसे आप धीरे धीरे इस डिपार्टमेंट की तरफ यानी यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में आगे बढ़े, मैं थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, मेरा जन्म हुआ था अलवर राजगढ़ में, मेरे गांव में कुंडला। उसके बाद जो एकदम जो चाइल्डहुड था मेरा मोतीहारी बिहार में गुजरा। फिर जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो पुणे में हुई। फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 12th क्लास तक मैं बॉम्बे में रहा। फिर फॉर्चुनेटली मैं जो ग्रेजुएशन था मेरा आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री था, तो 5 साल का कोर्स था, उसमें मेरा ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैं थोड़े टाइम दिल्ली रहा। दिल्ली के बाद फिर जो बाकी की प्रिपरेशन थी मैंने जयपुर से की। तो देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया थोड़ा बहुत मैं घूम चुका हूँ और अच्छा खासा एक्सपोजर है। ये मेरा है उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड आप कह लीजिए। फिर 2016 में मैं आईपीएस में सेलेक्ट हुआ और उसके बाद जो रूटीन पोस्टिंग्स हैं जिसका आपको ज्ञान हो गई, वहाँ पे गुजरात कार्टर में सेवा करने का मौका मिला।
सर आप आईपीएस की बैच में 2016 में आप सिलेक्ट हुए और आप गुजरात के लिए सेवा करने के लिए यहाँ पे आए गुजरात में। पर उससे पहले जब स्कूल कॉलेज में थे क्या गोल था आपका, क्या बनना चाहते थे? क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का या फिर हर एक इंसान का गोल होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये ऊंचाइयों तक पहुँचना है। कैसे ये सब पॉसिबल हुआ और कैसे डाइवर्जन आया? जी बचपन में जब मेरे फादर खुद रेवेन्यू सर्विसेज में थे और मैं जब उनकी नौकरी देखता था तो मुझे दिखता था कि बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि जो सैलरी होती है, रेन्यूमरेशन होता है, वो थोड़ा कम है, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अखरता था। तो हमने डिसाइड किया था प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे जहाँ पे खूब पैसा होगा। फिर आईआईटी में जब थे तो रेज्यूमे सुधारना था, तो दो कंपनीज़ थी L&T और टाटा, उसमें हमने इंटर्नशिप की। जब इंटर्नशिप की थोड़ा वर्क कल्चर देखा, एक बड़ी कंपनीज़ का जो वर्क कल्चर होता है वो देखा। मैंने देखा कि जो काम है आपको जो मिलता है वो एक बहुत ही आप मतलब एक कॉग इन द मशीन बोलते हैं, आप बहुत छोटा काम मिलता था आपको, और जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो वर्क सेटिस्फैक्शन, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, एटलीस्ट मेरे लिए मिसिंग था। तो मैंने फिर फादर के काम को फिर से मैंने थोड़ा सा रीएनालाइज़ किया और मैंने बोला कि नहीं, एटलीस्ट जो भी करते थे मीनिंगफुल काम था। इससे देश को, समाज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में धकेलने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर में उतना नहीं मिलता जितना सरकारी में मिलता है। तो मैंने बोला मीनिंगफुल काम है, थोड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है। वहाँ से फिर इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, इस तरफ जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग हैं जो आज आपके ऐसा सोचते हैं कि हमें ये कर लेना है, हमें वो कर लेना है, बहुत सारी ऊंचाइयां पारनी हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए। पर साथ में जैसे आपने कहा कि देश सेवा करने का जो मौका या जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट यानी सिविल सर्विसेज में या फिर यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि जो आज दोनों गोल को लेकर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में मिलता है, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी सेवा का मौका मिलता है, बट उसके लिए आपको एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, एक अच्छे पोजीशन पे आप होते हैं जिस पे आपके पास एक जैसे स्टार्टअप्स हैं। आप गूगल को ही देख लीजिए, तो ऐसा तो नहीं, उन्होंने गूगल मैप्स बनाया, गूगल सर्च बनाया, जीमेल बनाया, ये सब सारे लोगों की लाइफ को टच करता है। बट इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाने का मौका मिले तो, और बट जो सरकार का काम होता है उसमें आप देखा जाए तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए बहुत सारे फेसेस होते हैं, एलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ये सब फेमस है, नाम फेम सब आता है। सरकार में आपको जब आने के बाद आपको ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर देनी पड़ती हैं। इनफैक्ट आप थोड़ा नेमलेस होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आपको सिर्फ काम पे फोकस होता है। और जो सरकार इतनी बड़ी मशीनरी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, और जिस स्केल पे आप काम करते हैं, आप अमीर से अमीर के लिए भी काम करना है आपको, और गरीब से गरीब के लिए भी काम करना है, सबके लिए बराबर काम करना है। तो सारे जो आपके जो कस्टमर्स कह लीजिए, जिसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो उनको सेटिस्फाई करना, एक सिस्टम जो सबके लिए बराबर काम करे, वो बनाना टफ़ होता है और उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो चैलेंजिंग काम होता है। और जब आप करते हैं कुछ काम जिसमें आप भले ही अमीर हो या गरीब हो, लेकिन ज़रूरतमंद की आप मदद करें, और जब आप रात को घर जाएं और सोएं ना, तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो वो प्राइसलेस है, वो उसका अपना मज़ा है। सही है। जैसे आपने सर चैलेंजेस की बात की, अभी आप आनंद ज़िले में जिला अध्यक्ष हैं, और कोई ऐसा केस आपको याद है जिसमें आपको चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त हो के ये केस डिटेक्ट करना बहुत चैलेंज का काम है, पर टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर आपने अपने हुनर से उसको डिटेक्ट किया हो? जी, वैसे तो काश मेरा ही हुनर काफ़ी होता, लेकिन पुलिसिंग में टीम वर्क बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और एक केस था जिसमें पूरा ब्लाइंड मर्डर था वो, जिसमें कोई मोटिव नहीं दिख रहा। अगेन टेक्निकल इंटेलिजेंस में हमारे पास जैसे विक्टिम है, विक्टिम भी अगर कई सोर्सेज होते हैं उसके पास होते हैं कि तो वो यूज़ करता, बट विक्टिम क्योंकि थोड़ा नीचे तबके से था, लोअर क्लास से था, तो उनके पास भी वो सारे सोर्सेज, एक अच्छा मोबाइल कह लीजिए, इनफैक्ट मोबाइल था ही नहीं, और वो किसी और का भी मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, या जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे सीसीटीवी का कोई बहुत अच्छा नेटवर्क था नहीं, और उनका कोई इंटरेक्शन नहीं, एक रूटीन लाइफ थी जो लाइफ में लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था। तो वो ब्लाइंड मर्डर, और हम एकदम
कंफ्यूज्ड थे कि ये कैसे, और इनफैक्ट मैं सही मायने में तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये शायद डिटेक्ट भी होगा। बट फॉर्चुनेटली एक सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे थे, बाय चांस उसमें एक सिंगल फ्रेम में एक कॉर्नर में जो विक्टिम है उसका जो कुर्ता होता है नीचे वाला भाग वो दिखाई देता है हमें। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी विक्टिम है। इसके पीछे हमें एक बाइक जाते हुए दिखती है जो उसके ठीक पीछे फॉलो कर रही थी धीरे 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 धीरे। तो वो सेंस नहीं बन रहा था कि बाइक इतना धीरे फॉलो क्यों कर रही है। फिर हमने उस बैक ट्रैक किया, उस बाइक तक पहुँचे। उस बाइक से हमने जब पूछा कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उसने बोला मेरा इंटरेस्ट था उस लड़की से बात करने में, बट वो लड़की किसी और के साथ इंटरेक्शन करके किसी ऑटो में बैठ जाती है। फिर वापस बैक ट्रैक करके उस ऑटो तक पहुँचे, फिर ऑटो वाले से पूछा। तो ऐसे हमने जब लीड्स हमें फिर फाइनली जब मिलनी शुरू हुई तो एक इनिशियल जो हमारा कोई एक सस्पेक्ट था वही उसमें बाद में आरोपी भी निकला। और काफ़ी टफ डिटेक्शन था वो करना, क्योंकि उस आरोपी के पास जो प्रॉपर एलिबाई होते हैं कि मैं इसके साथ था, मैं इधर था, इस टाइम पे इसके साथ था, वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले थे। बट अब उस आरोपी के टेक्निकल इंटेलिजेंस के सोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट किया, डिटेल्स निकाली और फिर हमने प्रॉपर पुरावे के साथ उसको बाकायदा चार्जशीट की, अरेस्ट किया। हाँ ज़रूर, यानी बहुत अच्छा डिटेक्शन आपने किया और आखिर में एक्यूज़ को आपने पकड़ ही लिया। हाँ सर, जिस तरह से आपने बताया कि टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से ये सब कहीं ना कहीं काम लगता है और एक्यूज़ तक पहुंचते हैं अपने, पर एक तरफ ऐसा भी है कि एक्यूज़ अभी जो है यानी गुनहगार है वो कहीं ना कहीं अलर्ट हो गया है, वो भी जानता है कि पुलिस हमको टेक्निकल सोर्सेज से पहले पकड़ेगी। तो अब जो एक्यूज़ है वो टेक्निकल सोर्सेज को स्कीप करके क्राइम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब किस तरह से पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है पर इस तरह के जो गुनाह है मर्डर, लूट, चेन स्नैचिंग, तो उसमें कैसे चेज़ किया जाता है? देखिए, आप जैसे पुराने टाइम के क्राइम्स देखेंगे, पुराने टाइम का जो डिटेक्शन देखेंगे, तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो एक एक्यूज्ड एक एरिया, एक दायरे में ज़्यादा फिरता था। तो अब तो ऐसा नहीं, अब अहमदाबाद का एक्यूज सूरत में जाके भी साइलेंसर चोरी करेगा। तो ये एक होने लगा है। तो और पहले गांव की जो प्रजा थी वो काफ़ी क्लोज थी, मतलब वो सब एक दूसरे को जानते थे। किसी एक के घर में कुछ होता था, उनको समझ में आता था ये आदमी बाहर से आया है, तो वो उस पर ख़ास नज़र जाती थी, उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते थे कि वो आया था, इस बाइक में आया था, ऐसे आया था, जो भी है, जो भी उसका वाहन था। अब ऐसा नहीं, अब शहर आ गए हैं, शहर में एक दूसरे को लोग जानते नहीं हैं। किसी से पूछने जाओ तो बहुत ज़्यादा इतने सारे लोग होते हैं, आपको पता नहीं आप शुरू कहाँ से करो पूछना और ख़त्म कहाँ पे करें। तो मेरे हिसाब से जो नए सेटअप में CCTVs का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी के लिए फिर हमने यहाँ पे आनंद में एक आनंद पुलिस कैम्प करके एप्लीकेशन है, उससे हमने CCTV की मैपिंग शुरू की है। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कलेक्टर सर, यहाँ पे इनफैक्ट सारे धारासभ्य भी, नगर पालिका के प्रमुख, पंचायत के प्रमुख, उन सब से इतना सपोर्ट मिला है कि अब धीरे धीरे हम गाँव और जो हमारे डार्क स्पॉट्स थे, जब मैपिंग की तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वाले स्पॉट्स हैं, यहाँ पे हमारे कैमराज होने चाहिए। तो उसमें भी अब हम धीरे धीरे वो सारे CCTV का कवरेज करते जा रहे हैं। तो उन CCTVs के फुटेज के बेसिस पे काफ़ी हमें लीड्स मिलती हैं। इनफैक्ट जो हमारा लेटेस्ट हमारा डिटेक्शन है, जिसमें हमने 13 घर डिटेक्ट किए हैं, उसमें यही था कि ये सारे जो फ़ोन्स और इन सब का कुछ भी उपयोग नहीं होता था आरोपी का, और हमारे पास कुछ भी क्लूज़ नहीं थे। बट हमने धीरे धीरे CCTV के फुटेज से, लोगों के स्टेटमेंट से जब हमें पता चलने लगा तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये गैंग है, इसने इस एरिया में एक्टिव है। उसके बेसिस पे हमने उस एरिया में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई और फाइनली उनको कन्वेंशनल तरीके से प्रॉपर नाइट पेट्रोलिंग जो होती है उससे पकड़ा। यानी आज की तारीख में क्रिमिनल्स जहाँ ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे CCTV आशीर्वाद के रूप बन रहे हैं। बिल्कुल, आपको CCTVs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और कई बार बॉडीज़ को लगता है जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम करती हैं, हमारे नगर पालिकाएँ हो गई, कलेक्ट्रेट्स हो गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इन सबको ये चीज़ें जो हैं ये डिफेंस के तरीके के काम आता है कि कोई मिसचिफ ना करें। CCTV की प्रेजेंस होती है तो आदमी भी छोटा मोटा लड़ाई करने से पहले भी 10 बार सोचता है, छोटी मोटी चोरी करने से पहले भी 10 बार सोचता है कि इस एरिया में CCTV है, इस एरिया में मत करो। तो वो प्रिवेंशन का काम करते हैं, और जब प्रिवेंशन का काम होता है तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि CCTV की वजह से कितने गुनाह नहीं हुए हैं। तो वो एक चीज़ है, लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए, और CCTVs का जितना प्रमाण बढ़े उतना ज़्यादा अच्छा है पुलिसिंग के लिए। सर, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कई बार CCTV तो लगते हैं पर लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के एरिया में ही लगाते हैं, पर ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि ये ऐसी ज़रूरत है
कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल कैप्चर हो। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड रियलिटी में ये बात है। आप देखेंगे ना तो लोग जो अपने सीसीटीवी लगाते हैं तो दुकानों में अपने शटर के ऊपर ही लगा के छोड़ देंगे। अब अगर आपने कोई भी दुकान में, अगर उसी दुकान में दाखिला तरीके अगर चोरी होती है तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा आरोपी कब आया और कब गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्या पहना था, और अगर उसने मुंह नहीं ढका हुआ है तो क्या शक्ल थी। अगर उसने ज़रा सा इसको थोड़ा एक एंगल पे रखा होता तो उसको ये तो पता ही चलता कितने बजे आया, कितने बजे गया, क्या पहना था, क्या शक्ल थी। साथ साथ उसको ये डायरेक्शन पता चलती, इस डायरेक्शन से आया कि इस डायरेक्शन से आया, कोई उसने वाहन यूज़ किया था या नहीं किया था, कोई ऐसा मानस था जो उसके साथ में घूम रहा था, और उस दुकान पे वो पहले कभी रेकी करके गया, कभी वो पहले चक्कर लगा के गया 1-2 दिन पहले वो। अब साथ में आप देखेंगे तो लोग स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा रखना पसंद नहीं करते हैं, 7 दिन की रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुनाह, आप छुट्टी पे गए, आप 4 से 5 दिन बाद आए, आपने पुलिस को जान की, तो आपके तो मैक्सिमम जो काफ़ी सारे क्लूज़ होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो 15 से 20 दिन की स्टोरेज हो तो वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब ये सारे जो मेरे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कि थोड़ा एंगल लोगों को ढंग से रखना चाहिए। लोग सेल्फिश होकर अपने उसमें रखते हैं बट वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो अगर वो थोड़े सही मायने में सेल्फिश हैं तो थोड़ा सा पब्लिक एरिया भी कवर करेंगे। यानी अवेयर हो पर वो प्रॉपरली उसका फॉलो हो तो अच्छी तरह से अपने बिल्कुल। हम लोग जब अभी मैपिंग कराते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि आप मैपिंग करते वक्त हम ये भी देखते हैं एंगल है कि नहीं है, स्टोरेज हो रहा है कि नहीं है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है, रूटीन चेक नहीं करते वो, तो उनके कैमरास बंद हो जाते हैं या स्टोरेज ख़राब हो जाती है। तो कैमरा चल रहा है बट स्टोरेज नहीं हो रही है फुटेजेस की, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये सब थोड़ी रेक्टिफाई करने की ट्राई किया, और इसी वजह से हमारा पेडलात में एक लूट का बनाव था वो इसी वजह से डिटेक्ट हुआ है। यानी प्रॉपर तरीके से अगर वो सीसीटीवी को भी लगाया जाए और काम किया जाए तो डिटेक्शन अच्छे से हो सकता है और एक्यूज पकड़ा जा सकता बहुत बहुत ज़रूरी है। सर, आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है और आप 2016 की बैच के आईपीएस ऑफिसर हो। अभी तक यानी 2016 से लेकर 2023 तक ऐसा कौन सा डिटेक्शन है जो आपके जहन में बैठा हुआ है कि नहीं, मैंने ये बहुत अच्छा काम किया और इससे पूरे स्टेट को या फिर पूरे नेशन को फ़ायदा होगा? जो एक काम है, जो आनंद में आने की बात ही किया मैंने, एक हमने जितने भी पिछले 2 साल में फ़ोन चोरी हुए, कोई भी एप्लीकेशन आए, ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि फ़ोन चोरी जो है वो रजिस्टर नहीं करती थी पुलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेप्शन ऐसा था कि गुनाह बढ़ते हैं तो फिर पुलिस काम नहीं कर रही है। इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार ने EFIR का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो EFIR का जब इनिशिएटिव लॉन्च किया वो इसी कारण से किया ताकि लोग रजिस्ट्रेशन उनके लिए ईजी हो जाए। और वाहन चोरी और मोबाइल चोरी अगर आप देखें तो 60 to 70% जो क्राइम्स हैं वो इसी के हैं। तो ये रियलाइजेशन के बाद मैंने सोचा इसको कैसे सीरियसली फॉलो अप लिया जाए। तो मैंने एक गूगल शीट बनाई। गूगल शीट में मैंने जितने भी लास्ट 2 साल में जितने भी मोबाइल मिसिंग थे या चोरी हुए थे उनको, उनकी एक डिटेल बनाई प्रॉपर कि इस दिन चोरी हुआ, इस दिन CDR मंगाया, ऐसे करके। और उसका जब प्रॉपर फॉलो अप लिया तो समझ में आया कि हम लोग को जो काम प्रोफेशनल तरीके से करना था वो कर नहीं रहे। तो वो शीट बनाने के बाद एक प्रॉपर फॉलोअप मैकेनिज़्म बना कि हर महीने आपको एटलीस्ट 2 बार तो जो खोए हुए फ़ोन्स हैं उसका आप CDR मंगा के आप उनको लोकेट कर सकते हैं। तो अब इम्पैक्ट ये है कि 650 से ऊपर हमारे फ़ोन गए थे। मेरा लास्ट जब मैंने काउंट लिया था 1-1.5 महीना हो गया है, उसके बाद भी हमारे काफ़ी अरेस्ट हुए हैं। तो 250 से ऊपर हम लोग फ़ोन ले आए थे 650 में से। और इसमें से कुछ फ़ोन्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपर जिन गैंग्स ने किया है, जो और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्होंने इन फ़ोन्स को रूट करके नेपाल और बांग्लादेश तक भी लेके गए हैं। तो अगर इस टाइप का जो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है वो स्टेट लेवल पे भी सेटअप आराम से किया जा सकता है। और जो नेशनल लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे चोरी हुई और लेकिन फ़ोन्स बिक रहे हैं बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं और, तो ये जो नेटवर्क है इसको तोड़ने के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट नेशनल लेवल पे भी इन पे बहुत काम हो सकता है। ये एक ऐसा काम था जिससे, जैसे आप 250 लोगों को आपने डायरेक्ट टच किया, एक काम था जिसमें 4 महीने के अंदर मैंने 250 लोगों के थोड़े थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो भले कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है बट बहुत सारे लोगों का है, तो मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। यानी टेक्नोलॉजी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और आपने उसको इस तरह से पूरा मॉडिफाई किया कि एक ही शीट पे आपने इतने सारे नंबर ऑफ जो थेफ्ट्स जो थे चोरी के मोबाइल, उसको आपने क्लिक किए और वो
बेसिकली मेरा ऐसा है कि इस शीट की वजह से आप ऑलमोस्ट 650 से ऊपर एप्लीकेशन मंथली बेसिस पे हमारे रिव्यू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्सिंग काम भी नहीं है। बस एक महीने हमने ढंग से एक्सरसाइज किया, लोगों को समझाना पड़ा कि ऐसे एंट्री करनी है, ये एंट्री गलत कर रहा हूँ, बट एक बार जब लोग समझ गए तो उनको भी समझ में आया कि नहीं इससे फ़ायदा होता है और अब थोड़ा फ्लो में अच्छा काम आ गया है। सर, जिस तरह से आज का ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी सारी है, आप क्या मानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्निकल सर्वेलेंस ज़्यादा ज़रूरी है या ह्यूमन सर्वेलेंस ज़्यादा डिपेंड और ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? जैसे कन्वेंशनल क्राइम्स लेते हैं, जो पुराने टाइप के क्राइम्स थे, चोरी हो गया, गरफोड़ हो गया, कोई ऐसे गुस्से में कोई मर्डर हो गया या उस टाइप के, उन सब में मेरे हिसाब से अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस इंडिस्पेंसिबल है। स्पेशली जब अब आरोपियों को पता चल रहा है कि हम लोग टेक इंटेलिजेंस पे ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। पुलिस के लिए एक टाइम पे बहुत अच्छी बात थी कि हम लोग के लिए टेक इंटेलिजेंस हम लोग यूज़ करते थे और हमारे डिटेक्शन हो पाते थे, बट उस पर रिलायंस हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रही है प्रूव। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इस टाइप के क्राइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसका दूसरी तरफ आप देखिए, जो आज के मॉडर्न क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम हो गए, वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम्स हो गए, बेटिंग के क्राइम्स हो गए, आप ये इस टाइप के जो क्राइम्स हैं जिसमें पैसा आप बैंक्स में डलवाते हैं, बैंक के थ्रू राउट करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से किसी के वॉलेट में, वॉलेट से आपने क्रिप्टो में, क्रिप्टो से कोई एक्सचेंज से फिर से वापस से किसी वॉलेट में। तो इसमें आप देखेंगे तो ये काफ़ी मॉडर्न क्राइम्स हैं। इसके जो मॉडस ऑपरेंडी हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस में भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। सर, जिस तरह से आप इतने फेमस और यानी आईटी का उपयोग करके टेक्नोलॉजी के साथ मिलके आपने जो अपना नाम कमाया है, आज एक अच्छे नाम के साथ आप आणंद ज़िले के अंदर एसपी बन के बैठे हैं, आपके मेंटर कौन रहे जब आप 2016 से जुड़े हैं पुलिस डिपार्टमेंट में? तो डिपार्टमेंट के मेंटर आपके कौन है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला है? मैं डिपार्टमेंट में बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला है, बहुत सारे जिनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है, तो कुछ हैं जिनका शायद नाम नहीं ले पाऊँगा, जिनका लेना शायद चाहिए था। लेकिन हितेश जॉयसर सर है, उनके साथ सबसे पहले हमने प्रोबेशन पीरियड किया। असारी सर के साथ विरमगाम में भी काम किया। बट जो एक्चुअल जो अगर ऐसा इन सबसे बहुत सीखने मिला, मनोज अग्रवाल सर हैं, राजू भार्गव सर हैं, सबसे बहुत सीखने को मिला। बट जो एक रोल मॉडल कह लीजिए, जैसा लगता है कि यार इनके जैसा काम कर पाएँ, तो दीपांकर त्रिवेदी सर थे जो अभी सेंट्रल डेप्यूटेशन में हैं, हिमांशु शुक्ला सर हैं जो अभी वो भी सेंट्रल डेप्यूटेशन में, दीपन भद्रन सर हैं जो ऑलरेडी अभी एटीएस संभाल रहे हैं। उनका काम का अगर आप देखते हैं तो एटीएस जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। ये मनोज शशिधर सर हैं, सर के बारे में जब सुनते हैं तो जो टेक सेवी लोग हैं वो मुझसे भी ज़्यादा, मतलब वो पुराने ऑफिसर होने के बावजूद मुझसे ज़्यादा टेक सेवी हैं, ऐसा लगता है मुझे। ये लोग काफ़ी ऐसे जिनके जो मेरे रोल मॉडल्स कह सकते हैं कि हाँ ये लोग रोल मॉडल हैं। साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि प्रवीण कुमार मीणा जो आज आईपीएस ऑफिसर है, आणंद जिले में एसपी बन के बैठे हैं, उनका ड्रीम गोल क्या है? क्या उनको क्या बनना है? जैसे आपके इतने सारे रोल मॉडल है, पर आपका ड्रीम गोल क्या है? बचपन से जब वो काम इंटर्नशिप्स की मैंने, तो एक ये रहा कि काम जो है वो स्केल पे होना चाहिए। एज इन आप कुछ भी करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। इम्पैक्ट कई लोग होते हैं जो नाम में ज़िंदा रह जाते हैं। मेरा एक है कि भाई अगर काम में ज़िंदा रह पाएँ तो वो एक गोल है। तो मेरे काम का जो इम्पैक्ट है अगर नेशनल लेवल पे है, अगर कभी फ्यूचर में नेशनल किसी एजेंसी में या ऐसा कुछ काम करने मिला जो पॉलिसी लेवल पे कोई डिसीजन हो जिसका नेशन वाइड इम्पैक्ट हो, जो भले ही कोई जाने नहीं जाने कि हमने किया था कि नहीं किया था, बट कभी रास्ते में चलते हुए हाँ देखें कि और सोचें कि यार ये काम में अपना एक रोल था, ये मेरी वजह से पॉसिबल था, एक इम्पॉर्टेंट रोल था। मतलब ये एक सपना है कि रास्ते में चलते हुए किसी ऐसी चीज़ को देखूं जहाँ पे लगे कि ये अपना रोल था इसमें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर कि जिस तरह से जो नई पीढ़ी है, नए स्टूडेंट्स है जो आपकी तरह डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में जुड़ना चाहते हैं,
तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ये डिपार्टमेंट में आना है, सरकार या देश की सेवा करनी है, तो क्या ज़रूरी है? अपने काम में एक अर्थ ढूंढिए, मीनिंग ढूंढिए, और ऐसा कोई भी काम मत करना जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना, जो इनिशियली मेरा भी थॉट प्रोसेस था। सिर्फ और सिर्फ नाम के पीछे भी मत भागना, जो आजकल की काफ़ी जनरेशन है जो इंस्टाग्राम के थ्रू जिनका मीनिंग होता है वो फॉलोवर्स में होता है, या कितने पॉपुलर, कितने लाइक्स हैं उसमें होता है। उससे ज़्यादा कि भाई आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, एक क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सोसाइटी को आप किस तरीके से आगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, वो आइडिया लेके आप गवर्नमेंट सर्विस में आइए, किसी स्टार्टअप में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, वो आपकी इच्छा है। हर जगह मौके हैं, बट इतना तो एक एस्पिरेशन रखना चाहिए कि एक बड़ा लेवल का बड़ा काम करें, और उस एस्पिरेशन को आप रखेंगे तो ज़रूर सक्सेस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो मिल ही जाएगी। बहुत सही बात कही आपने सर। हाँ, खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। તો આ હતા આણંદના એસપી પ્રવીણ કુમાર મીણા સાહેબ, કે જેમણે જણાવ્યું છે કે જે રીતે તમારે જો ડિપાર્ટમેન્ટમાં જોડાવું છે અથવા તો યુનિફોર્મ ડિપાર્ટમેન્ટ તમે આવવા માગો છો તો તમારી એસ્પિરેશન એટલી જ મોટી હોવી જોઈએ। સાથે જ તેમણે એક મહત્ત્વનું એક વાક્ય કહ્યું હિન્દીમાં કે નામ में जिंदा रहने से काम में जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। એટલે કે તમે તમારા કામથી જો જીવતા રહેશો, એટલે કે તેની અંદર તમે પોપ્યુલર રહેશો, તો ચોક્કસથી ક્યારેય લોકો તમને ભૂલી નહીં શકે। આવા જ વધુ અધિકારી સાથે આપણે મળતા રહીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો અમારા શોમાં। નમસ્કાર।